धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing president's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiraled out of control. सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है, और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है सर। और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर, मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो, तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया
कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोझी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोझी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे, तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया? भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएमके हिस्सेदार थी, वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे देखना, हम सोचेंगे।